नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टूअर क्रॉप सर्वे 2024 और सप्लाई डिमांड विश्लेषण मैं आप तक लेकर आया हूँ। और आज हम लोग काफ़ी डिटेल में इस पर जो टूअर क्रॉप सर्वे हमने किया है, उसके बारे में सप्लाई डिमांड, स्टेट वाइज प्रोडक्शन और प्राइस फोरकास्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एग्री वर्ल्ड पिछले 5 वर्षों से कमोडिटीज़ के फील्ड में एक्टिव है और हम पल्सेस, ऑयल सीड, व्हीट, स्पाइसेस, बेस मेटल, शुगर इन कमोडिटीज़ में मार्केट की जो भी रिसर्च है आप तक पहुँचाते हैं। मार्केट की जो जानकारी है प्रोडक्शन से लेके इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और तेज़ी-मंदी की जो भी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। और यदि आपको ट्रायल चाहिए तो आप इन नंबरों पे कॉल करके 1 हफ्ते का ट्रायल भी ले सकते हैं और सर्विस पसंद आने पे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 जो प्रमुख राज्य हैं, इन इनका हमने दौरा किया और लगभग-लगभग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हमने लगभग-लगभग नवंबर के आसपास हम नवंबर एंड में हमने सर्वे किया और दिसंबर एंड में हमने महाराष्ट्र में सर्वे किया। कर्नाटक में हमने लगभग-लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा हमने यात्रा की उस अपने सर्वे के दौरान बीजापुर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बागलकोट, बीदर। इन जिलों में हमने दौरा किया और पाया कि मतलब बीजापुर में इस वर्ष कुल मिला के कर्नाटक में यील्ड पिछले वर्ष से थोड़ा बेटर है। पिछले साल काफ़ी नुकसान हुआ था बारिश होने से और रोग लगने की वजह से काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ था। 20-25% हमारा मानना था कि कर्नाटक में पिछले साल एक तो नु पिछले साल सोइंग कम थी और उसके बाद 20% लगभग-लगभग नुकसान हुआ था। तो हमारा मोटा-मोटी मानना था कि पिछले साल एक लगभग-लगभग 35-40% का प्रोडक्शन कम हुआ था लास्ट ईयर। हालाँकि इस साल इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो बारिश में मतलब शुरू-शुरू में जो बारिश नहीं आई, लेट बारिश होने से और फिर बीच में जो बारिश नहीं होने की वजह से जो क्रॉप में स्ट्रेस है उसकी वजह से यील्ड में कुछ जगह पे इफ़ेक्ट पड़ा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में अच्छा भी है। बीजापुर की अगर बात करूँ तो बीजापुर में काफ़ी यील्ड कमज़ोर आ रहा है, मतलब मान लीजिए कहीं कुछ खेतों में 1 कुंटल 50 किलो एकड़ को आ रहा है, कुछ जो अच्छे खेत है उसमें डेढ़ 2 कुंटल। तो ऑन एन एवरेज बीजापुर में जो है डेढ़ 2 कुंटल से अधिक का यील्ड हमें नहीं दिखाई दे रहा है। गुलबर्गा में भी कई जगह पे जहाँ पे पानी की सुविधा है वहाँ पे यील्ड बेटर है और जहाँ पे जो नॉन रेनफेड एरिया है, बारिश पे डिपेंड है, वहाँ पे यील्ड थोड़ा कमज़ोर है। यादगीर में इतना तो तुअर का ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं। रायचूर की बात करें तो रायचूर में सिंचाई की सुविधा है तो वहाँ पे क्रॉप की पोज़ीशन अच्छी दिखी हमें। बागलकोट में भी इस साल काफ़ी यील्ड कमज़ोर है, सोइंग भी थोड़ी कम दिखी। बिदर में क्रॉप अच्छा है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लातूर, नांदेड़, हिंगोली, यवतमाल, नागपुर, अमरावती, वर्धा, अकोला, बुल्ढाना, जालना, परभणी, औरंगाबाद आदि हमने जो जिले हैं उनका दौरा किया और हमने लगभग-लगभग 7 दिन महाराष्ट्र में टूअर क्रॉप सर्वे के दौरान हमने पूरा मतलब एरिया और टूअर के जो भी फील्ड्स हैं हमने काफ़ी गहन विश्लेषण किया और लगभग-लगभग इस 7 दिनों के दौरान हमने लगभग-लगभग 1850 किलोमीटर की यात्रा की। ऐसा पहली बार हो रहा है पिछले 5 वर्षों में कि हमें महाराष्ट्र में सर्वे में 7 दिन का समय लगा। क्योंकि इस बार विदर्भ में जो नवंबर एंड में जो बारिश आई और जो क्लाउडी वेदर उसके बाद रहा, उसके बाद काफ़ी व्यापक पैमाने पे यील्ड में और क्वालिटी में नुकसान देखने को मिला। तो क्योंकि हमें पिछले 5 वर्षों से देख रहे हैं कि विदर्भ काफ़ी अच्छा क्रॉप दे रहा था, तो हमें खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सही में प्रॉब्लम यहाँ पे इतना बड़ा होगा। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर किया और पाया कि सही में मतलब इस बार यील्ड में भी प्रॉब्लम हुआ है, नवंबर एंड में जो बारिश हुई और उसके बाद क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट हुआ है और दिसंबर एंड में जब हम सर्वे कर रहे थे, उस दौरान भी हमने पाया कि विदर्भ के कई इलाकों में बारिश हुई और क्लाउडी वेदर की वजह से थोड़ा-सा और प्रॉब्लम बढ़ा है। तो महाराष्ट्र में हमारा मानना है कि पिछले साल से एरिया कम रहेगा। सॉरी एरिया तो मतलब पिछले साल इस साल लगभग-लगभग सोइंग ऑलमोस्ट पिछले साल जितना ही है, बट जो यील्ड है, वो कम बैठेगा। और क्रॉप जो है, क्रॉप में मतलब जो बारिश नवंबर एंड में होने की वजह से क्वालिटी को भी नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं स्टेट वाइज़ प्रोडक्शन की, तो हमने कर्नाटक में हमारा मानना है कि लगभग-लगभग सवा 8 लाख टन का प्रोडक्शन होगा। यहाँ बताते हैं। कर्नाटक में हम पिछले साल से बेटर प्रोडक्शन मान रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पिछले साल जितना कम सोइंग हुई थी, जैसे ऑयल सीड पे लोगों का डाइवर्जन हुआ था पिछले साल,
और जो ज़्यादा बारिश होने की वजह से और डिजीज़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था पिछले साल, बट ऐसा इंस्टेंस इस साल हमने नहीं देखा। तो इस साल क्रॉप पिछले साल से थोड़ा बेटर है और हमारा मानना है 8.32 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन होगा। महाराष्ट्र में हमारा मानना है कि थोड़ा नुकसान हुआ है और यील्ड भी पिछले साल से कम बैठेगा और यहाँ लगभग लगभग 6.25 लाख टन का उत्पादन हम मान के चल रहे हैं। एमपी में 2.45 लाख टन, यूपी में 1.93, गुजरात में 1.27, तेलंगाना में 1.15, छत्तीसगढ़ में 60,000 टन और 3 लाख टन के आसपास अन्य राज्यों का मिला के और टोटल हमारा जो अनुमान है इस साल 25.02 लाख टन का प्रोडक्शन होगा। और हमने यील्ड स्टेट वाइज भी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है और ये एरिया कवरेज है। एरिया हमने जो गवर्नमेंट का है उसमें थोड़ा सा हम फील्ड पे घूमे हैं, किसानों से बात की, तलाटी हो गए या फिर ट्रेडर्स हो गए, उनसे बात के आधार पर थोड़ा एरिया में हम ये वेरिएशन मिलेगा गवर्नमेंट के शोइंग डेटा से। और जो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन एस्टिमेट दिया है 25.0 लाख टन इस साल का, इसमें एरर मार्जिन हमने लगभग लगभग 5% का लिया है कि 5% का गड़बड़ हो सकता है और यदि इसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन आता है तो आप तक हम आगे चल के अपडेट पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अराइवल आएगी तो पता भी चलेगा कि सही में ये जो हम एस्टिमेट दे रहे हैं सही है कि इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि हमें नहीं लगता, पिछले 5 वर्षों का जो हम सर्वे कर रहे हैं अभी तक हमारे एस्टिमेट में कोई बड़ा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब बात करें इस साल जो है, जो 2024 का सप्लाई डिमांड कैसा रहेगा, तो यहाँ पे 2024 है, ये पिछले साल का सप्लाई डिमांड है। पिछले साल आप देखेंगे जो हमने प्रोडक्शन एस्टिमेट दिया था 24.52 दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने 26 लाख, उसमें मतलब 1.5 लाख टन हमने वृद्धि की थी। 26 लाख टन के आसपास पिछले साल का प्रोडक्शन रहा होगा। अ, और पिछले साल का ये मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इंपोर्ट और टोटल सप्लाई मतलब 39.25 लाख टन था। सामने हमने डोमेस्टिक डिमांड 38 लाख टन देखा। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तुअर की जो डिमांड है लगभग लगभग 42-45 लाख टन के आसपास सालाना रहता है, लेकिन चूंकि सप्लाई हम देख रहे हैं 39.25 लाख टन है, तो उससे ज्यादा तो डिमांड तो होगा नहीं। जितना माल है उसी में ही डिमांड कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। और डिमांड जो जो 40 टू 45 लाख टन के बीच में जो रहता था वो कम होने का एक बड़ा कारण है कि जो गवर्नमेंट ने जो तमिलनाडु या फिर अन्य राज्यों के जो टेंडर में तुअर दाल जाती थी, उसकी बजाय उन्होंने प्रमोट किया मसूर को। और जो 3-4 लाख टन जो खपत होती थी तुअर दाल की वहां पे, उसको उसमें वो कटौती होने की वजह से हमारा मानना है कि ये जो डिमांड है वो 38 लाख टन के आसपास टोटल सालाना अब आ चुका है। और एक तो ऊंचे भाव के कारण भी नेचुरली है कि इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होता है, ज्यादा कोई चीज महंगा होता है तो कंज्यूमर है जो थोड़े चीपर सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट होता है। तो उसके कारण भी हमारा मानना है कि 38 लाख टन का आसपास 2023 में हमारा तुअर का कंजम्पशन था। और हमारा इस साल का जो एंडिंग 2023 दिसंबर एंड में हम मान के चले 65,000 का एंडिंग स्टॉक था, वही हमारा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बना है। और इस साल का जैसा प्रोडक्शन हमने बताया 25.02 लाख टन के आसपास हम लेके चल रहे हैं। और इंपोर्ट हमारा मानना है कि 9 लाख टन के आसपास होगा। हमने 2022 में लगभग लगभग 9 लाख टन इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सप्लाई डिमांड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये गवर्नमेंट की डेटा है। 8.82 लाख टन हम 2022 में ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है। तो हमारा मानना है क्योंकि इस साल सप्लाई डिमांड में गैप बड़ा रहेगा और चूंकि प्राइजेस भी अच्छे हैं, तो जो जो तुअर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन लोग तुअर पे अच्छा फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है इस साल और आने वाले समय में प्राइसेस अट्रैक्टिव रहने की उम्मीद भी है। तो टोटल जो सप्लाई है 2024 की 34.67 लाख टन के आसपास रहेगी। और डोमेस्टिक डिमांड हमने पिछले साल जितना ही अभी फिलहाल पकड़ा है कि 38 लाख टन रहेगा। तो जो एंडिंग स्टॉक हमारा बन रहा है वो माइनस में जा रहा है। तो ये पूरा अगर बैलेंस शीट देख रहे हैं तो बैलेंस शीट हमारी काफी टाइट बैठ रही है। और चूंकि 38 लाख टन डोमेस्टिक डिमांड और 34.67 हम सप्लाई लेके चल रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे ये डिमांड इस साल लगभग लगभग 34 लाख टन से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। अब डिपेंड करता है कि जो अगर 9 लाख टन से ज्यादा हम बाहर से तुअर लेके आ सके, तो हम ये जो 38 लाख टन के आसपास का मान के चल रहे डिमांड, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो तमिलनाडु का टेंडर हुआ है 45,000 टन का था, उसमें मसूर का टेंडर पास किया है।
तो साफ-साफ झलक रहा है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्टिव है कि तुअर दाल की जो खपत है, क्योंकि सप्लाई उतनी है नहीं, तो तुअर दाल की जो डिमांड को कहीं न कहीं उसकी कटौती की जाए, ताकि उसके प्राइस में कोई सब्सटेंशियल राइज़ देखने को ना मिले। तो उसपे गवर्नमेंट काफ़ी कामयाब भी हुई है। अभी तक हम देखें तो जो 125-26 का 2023 सीज़न में तुअर दाल दाम बढ़े थे, धीरे-धीरे करके नीचे भी आए हैं। तो ये यहाँ पे सप्लाई डिमांड हो गया। और आपको बोलना चाहूँगा, यदि आपको ये लग रहा है कि रिपोर्ट हमने काफ़ी मेहनत की है, मतलब हमने लगभग-लगभग 12-13 दिन हमको पूरा रिपोर्ट सर्वे और ये रिपोर्ट बनाने में लगा है। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आपके मन में कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा कि चलो आपको हमारा जो मेहनत है सफल हुई, और थोड़ा हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि और अच्छा काम करें। और यदि आपको किसी और कमोडिटी पे भी लग रहा है कि उस पे भी रिपोर्ट बनानी चाहिए थोड़ा डीप में विश्लेषण करके, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम प्रयास करेंगे उस कमोडिटी की भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाए। अब बात करें इंपोर्ट की, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा दिखाया है 2022-23 का। यहाँ पे ये जो डेटा है 2022 और 23 का, ये जनवरी टू अक्टूबर है अभी तक, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अक्टूबर तक का ही डेटा उपलब्ध है। तो पिछले साल 5,13,000 इस दौरान हुआ था 2022 में, और 2023 में जनवरी टू अक्टूबर 7 लाख टन लगभग लगभग इंपोर्ट हुआ। काफी अच्छा इंपोर्ट, अगर नंबर देखें तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि इंपोर्ट कम हुआ है। मोजाम्बिक से हमने 2,61,000 टन, म्यांमार 2,46,000 टन, तंजानिया से 79,000 टन, और सूडान, मलावी, मतलब ये 5 देश है जो प्रमुख रूप से हमारे सप्लाई को मतलब मेंटेन रखते हैं। मोजाम्बिक, म्यांमार, तंजानिया, सूडान, मलावी। तो आने वाले समय में, क्योंकि हमारा सप्लाई डिमांड टाइट है, तो इन देशों के प्रोडक्शन पे काफी हमारी नजर रहेगी, कैसी बुआई रहती है, क्या मौसम रहता है, क्या उत्पादन होता है। और 2022 में जब हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया था, तो उस समय मोजाम्बिक से हमने 4.82 लाख टन का इंपोर्ट किया था, और टोटल इंपोर्ट जो हमने 8.82 किया था, उसमें मोजाम्बिक की हिस्सेदारी उस समय सबसे अधिक, मतलब 50% से ज्यादा, 54, लगभग लगभग 55% आप कह सकते हैं कि हिस्सेदारी थी टोटल मोजाम्बिक से इंपोर्ट में। तंजानिया की लगभग हिस्सेदारी 12% थी, मोजाम्बिक म्यांमार की 21%, सूडान की लगभग लगभग 3.5%, मलावी की 7% तो जैसा कि अभी बताया कि मोजाम्बिक, तंजानिया, म्यांमार, सूडान, मलावी, ये 5 देश आने वाले समय में प्राइस को डिटरमाइन करने में काफी अहम रोल अदा करेंगे, सप्लाई को मेंटेन रखने में। और देखना होगा कि कैसा रहता है। और म्यांमार का ऑलरेडी नया क्रॉप चालू हो चुका है। आपको बता दूं कि म्यांमार का क्रॉप इस साल लगभग लगभग 3 लाख प्लस टन लगभग लगभग बता रहे। पिछले साल लगभग लगभग ये 1.5-2 लाख टन के आसपास था, मोटा मोटी। और इस साल जो है प्राइजेस अच्छे होने की वजह से, और वेदर भी फेवरेबल था बर्मा बर्मा में, तो प्रोडक्शन पिछले साल से बेटर लग रहा है। यहाँ पे हमने बताया है कि ये जो 2017 से लेके 2023 तक का, मतलब पिछले 7 वर्षों का इंपोर्ट का आंकड़ा हो गया। और ये जो ग्रीन में हमने बताने का प्रयास किया कि ग्रीन में कि जो दो इन 7 वर्षों में सबसे अधिक इंपोर्ट कौन से साल में हुआ, और सबसे कम इंपोर्ट कौन से साल में हुआ। सबसे अधिक जैसे 2017 में बर्मा से हमने 2,43,000 मंगाया था, और बर्मा से 2020 में सबसे कम 77,000 टन ही लगभग लगभग इंपोर्ट हुआ था। इसी तरीके से मोजाम्बिक में 2017 में सबसे कम इंपोर्ट हुआ, 2022 में सबसे अधिक इंपोर्ट हुआ। तंजानिया से हमने 2018 में सबसे कम इंपोर्ट किया, 2021 में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया, 2 लाख टन। काफी रिकॉर्ड इंपोर्ट इस समय हुआ 2021 में तंजानिया से। और ये जो यहाँ पे जो हमने ये 7 इयर्स का एवरेज यहाँ पे हमने बताने के लिए कि जो 7 इयर्स का एवरेज है, प्रति वर्ष हम कितना लगभग लगभग आयात करते हैं। बर्मा से लगभग लगभग 2.25 लाख टन, 2.25 लाख टन के आसपास मोजाम्बिक से, 1 लाख टन तंजानिया से, और सूडान से लगभग लगभग 35,000 टन, और मलावी से लगभग लगभग 35,000 टन। तो ये बार बार मैं जो इंपोर्ट का नंबर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में सूडान की क्रॉप जून में आती है, और सितंबर अक्टूबर से क्रॉप आती है। मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया, इन जो अफ्रीकी देशों से क्रॉप आता है। तो इन देशों पे हमें आगे चल के नजर रखना पड़ेगा कि वहां पे क्या प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये हमारे सप्लाई में अगर जो कमी है उसकी पूर्ति यही करेंगे। वहां पे अगर जरा भी डिस्टरबेंस होगा, वहां से क्रॉप बेटर बहुत अच्छी बन के आती है, तो प्राइजेस को वो भी आगे चल के इफेक्ट करेंगे। अगर प्राइजेस और यदि वहां पे उत्पादन में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो एबनॉर्मल सिग्निफिकेंट हम कुछ स्पाइक भी देख सकते हैं प्राइजेस में।
और ये यहाँ पे हिस्सेदारी दिया है कि प्रतिवर्ष जो टोटल इंपोर्ट हुआ है, जैसे 2017 में जो टोटल इंपोर्ट हुआ था 4.7 लाख 9 लाख टन का, उसमें बर्मा की हिस्सेदारी 50% थी। तो ये सारा बताने का प्रयास किया कि कौन से कंट्रीज का कितनी हिस्सेदारी है इंपोर्ट में, ताकि एक आपको जनरल एक आइडिया लगे कि कितना इंपोर्ट कहाँ से आ सकता है, ताकि आप भी एक डिसीजन ले सके, वाइज डिसीजन ले सके कि क्या करना चाहिए मार्केट में। क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स और फंडामेंटल्स आज काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है इंटरनेशनल में। देख रहे हैं जैसे हम अभी हाल फिलहाल में रेड सी में ही काफी अटैक्स हो रहे हैं जो पायरेट्स के द्वारा। तो काफी मतलब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो ये सब सारे पॉइंट्स हमने लेने की कोशिश की जो आगे चल के हमें मतलब एक डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। तो ये इंपोर्ट की बातें हो गई। अब बात करते हैं चार्ट में प्राइस फोरकास्ट क्या बनता है। हमारा मानना है कि एग्री वर्ल्ड में कि 85 से 90 अकोला तुअर बिल्टी जो है उसका बॉटम बनेगा। और जो ऊपर में हम टारगेट लेके चल रहे हैं 120-25 का, और इसका मेन कारण है कि जो सप्लाई डिमांड टाइट होने की वजह से हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी 125-26 का हमने भाव देखा था। तो 120-25 के भाव बन सकते हैं। और 126 का भाव बना था अकोला बिल्टी का सितंबर में। और अगर अकोलाबिलिटी का सपोर्ट हम अभी देखें तो अभी लगभग लगभग 96-98 की रेंज में जो अकोलाबिलिटी चल रहा है। अभी नीचे में उसको सपोर्ट 9000 का है और 86 का। 86 के नीचे जाने की हमें बहुत कम संभावना लग रही इस सीजन अकोलाबिलिटी का, क्योंकि सप्लाई डिमांड को देखते हुए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 103 रुपए के आसपास अकोला तुअरबिलिटी का है, और 107.50 पे सेकंड रेजिस्टेंस है, और थर्ड रेजिस्टेंस 111 रुपए पे है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर 110 के ऊपर और 100 फिर 25-26 का ये जो रेजिस्टेंस है, अगर 126 कटेगा तो फिर ये कुछ बहुत ही मतलब बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो हमारा अभी तक तो हमारा मानना है कि 120-25 तक कंफर्टेबल एक जोन रहेगा, क्योंकि उस रेंज तक गवर्नमेंट को भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तुअर दाल उस समय 160-70 की रेंज में बिकेगी। और लेकिन उससे ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट भी एक्शन मोड में आएगी, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है। और गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि कुछ सब्सटेंशियल राइज हो, और जिससे कि जो इन्फ्लेशन है उनका कंसर्न बढ़े और उनको कुछ बड़े कदम उठाने पड़े। हमने पिछले साल देखा है गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट से लेके इंपोर्ट को बढ़ाने से लेके स्टॉक डिक्लेरेशन को लेके काफी मतलब उन्होंने एक्टिवली इन चीजों पे ध्यान दिया, जिससे प्राइस को कंट्रोल करने में काफी मदद भी मिली है। और दूसरा उन्होंने जो टेंडर्स में जो वेलफेयर स्कीम्स में जो दाल की खपत होती थी तुअर दाल की, उसको भी काटने की कोशिश की, और उसमें मसूर का जो एज ए सब्स्टिट्यूट उन्होंने इस्तेमाल करने का प्रयास किया, और उसमें काफी सफल भी रहे। तो इन कारणों से पिछले साल हमने देखा कि जो 120-25 के ऊपर तुअर नहीं जा पाया। तो ये यहाँ पे मतलब हमने आप तक अभी तक जो है प्रोडक्शन से लेके क्रॉप की पोजीशन और साथ में प्राइस फोरकास्ट बताया। आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप अपने विवेक से डिसीजन लीजिए। एग्री वर्ल्ड सिर्फ आप तक अपने जो सर्वे के हिसाब से आप तक रिपोर्ट पहुंचाए, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो एग्री वर्ल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और यहाँ पे बता दो कि कुछ बेरिश और बुलिश पॉइंट भी हैं। बेरिश पॉइंट मतलब जो मंदी के जो कारण बन सकते हैं, सरकारी हस्तक्षेप का डर रहेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो महंगाई पर सरकार की नजर रहेगी, स्टॉक लिमिट लगाना, स्टॉक की जांच पड़ताल आदि, इन सब कदमों से प्राइजेस में बेरिश पॉइंट बन सकते हैं, बेरिशनेस आ सकती है। यदि सरकार को अभी तुअर आपको बता दे कि सरकार भी तुअर 10 लाख टन बफर स्टॉक के लिए खरीदने के लिए मार्केट में आ गई है। और इसका अब अगर तुअर गवर्नमेंट खरीदती है तो आगे चल के हो सकता है, जैसे चना दाल ऑलरेडी भारत ब्रांड के नाम से बेच रही है कम दाम पे 60 रुपए प्रति किलो, तुअर दाल में भी ऐसा कुछ कर सकती है जो बाजार को मतलब नीचे की तरफ लेके जा सकता है। और डर का सेंटीमेंट बाजार को अधिक बढ़ने से रोक सकता है। बाजार हम देख रहे हैं कि पल्सेस मार्केट सप्लाई डिमांड और फंडामेंटल्स पर कम चलता है, और सेंटीमेंट के आधार पे ज्यादा चलता है। थोड़ी सी भी जरा भी पैनिक की न्यूज कुछ आ गई, तुरंत सबको माल बेचना है, तुरंत, और कुछ थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज दिखता है सबको माल लेना है। तो तेजी में तेजी, मंदी में मंदी, बस एक ही तरफ सब भागने का प्रयास करते हैं, चाहे फंडामेंटल कुछ कितना भी अच्छा हो। तो फंडामेंटल पे लोगों का ध्यान ना होके बाजार का सेंटीमेंट देखते कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला बेच रहा है तो हम भी बेचते हैं, बस वो चल रहा है।
और बुलिश पॉइंट में बात करें तो उम्मीद से काफी कम उत्पादन इस साल है, कैरी ओवर स्टॉक लगभग लगभग रिकॉर्ड लो लेवल पे चल रहा है। सब्जियां भी बहुत सस्ती नहीं है, हमारा मानना है सब्जियों से तो सस्ता तुअर दाल, क्योंकि तुअर दाल एक परिवार अगर बहुत ज्यादा 100 ग्राम लगेगा तो मतलब उसको 15-20 रुपए में तो उसकी मतलब दाल तैयार हो जा रही है। और सब्जियों में कम से कम उसका नहीं नहीं तो 55-60 रुपए तो मिनिमम उसकी खपत है एक टाइम की, अगर सब्जी बनाता है तो। और बर्मा में तुअर उत्पादन इस साल बेहतर तो है, लेकिन हमने बुलिश पॉइंट में इसलिए बोला कि बर्मा से जो रेट आ रहे हैं अभी 1120-25 से के आसपास जो रेट आ रहे हैं, और इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसका लगभग लगभग 94-96 के आसपास इंपोर्ट पड़तल आ रहा है यहाँ पे। तो बर्मा से उत्पादन तो भले पिछले साल से बेटर है, लेकिन कोई सस्ता माल आ नहीं रहा है, तो ये मतलब वो बुलिश पॉइंट में हमने ऐड किया है। अब आपको मैं अपना जनरल एक फोरकास्ट फंडामेंटल बताऊं, मैंने टेक्निकल चार्ट के आधार पे बताया कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बन सकता है, बॉटम और टारगेट हम क्या लेके चल रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल आधार पे बताएं तो फंडामेंटल इस समय काफी पॉजिटिव। एक कारण ये है कि गवर्नमेंट 10 लाख टन बफर स्टॉक पुअर खरीदने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फार्मर का चालू है, फार्मर रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। और चूंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी प्राइस जो है मार्केट में अच्छे हैं, और फार्मर जो है मार्केट में माल बेचेगा, ना कि गवर्नमेंट को देगा। इसका मेन कारण क्योंकि रेट अभी लगभग लगभग 90 के आसपास या उसके ऊपर के फार्मर को डायरेक्टली थ्रू मार्केट मिल रहा है। अगर प्राइस में लगभग लगभग 5-10 रुपए का वेरिएशन होता है तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज को देने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन अभी उतनी ये डिफरेंस है नहीं। तो हमारा मानना है कि अभी तो गवर्नमेंट को ज्यादा तुअर मिलना मुश्किल होगा। इनको अगर अगर तुअर लेना है तो इनको मार्केट से थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा रेट में। और दूसरा जो पैरामीटर्स इनका है खरीदी का, कि मॉइस्चर 10-11% होना चाहिए, फॉरेन मेटर्स इतने होने चाहिए, टुकड़ी पुकड़ी ये सब। तो जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स के माल भी इस साल कम रहेंगे, खास तौर पे महाराष्ट्र में। और कर्नाटक में ऑलरेडी लगभग लगभग हमारा मानना है कि 40-50% तुअर ऑलरेडी निकल चुकी है। तो अब 40-50% में अब मिलर भी सभी को लेना है, गवर्नमेंट भी लेने आएगी, तो नेचुरली प्राइजेज में कंपटीशन बढ़ेगा, और प्राइस जिससे प्राइस मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी आने वाले समय में। तो तुअर में कोई बड़ी मंदी हमें नहीं लग रही है। अभी अकोलाबिलिटी 96-98 की रेंज में है। ये बहुत हुआ तो नीचे नीचे 90 आ सकता है, उसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। अब विदर्भ का क्रॉप का प्रेशर आपको बता दें कि इस बार थोड़ा सा आगे पीछे करके क्रॉप की सोइंग हुई है, और मौसम थोड़ा जो अनसर्टेन था उसकी वजह से दिसंबर एंड या जनवरी से हमें जनवरी एंड फरवरी में विदर्भ के क्रॉप का प्रेशर बनेगा। तो मतलब जो तुअर का बॉटम हमारा मानना है कि लगभग लगभग 20 20 जनवरी से लेके 15 फरवरी, या फरवरी 15 फरवरी तक लगभग लगभग तुअर का बॉटम बन सकता है। और उस रेंज में तुअर की खरीदी की जा सकती है। बाकी आप अपने विवेक से काम करें, आप निर्णय अपने हिसाब से लें कि फंडामेंटल क्या है, गवर्नमेंट किस हिसाब से नए नए पॉलिसी ला रही है, और उन सब पे नजर रखिए। वराइवल्स कैसी आ रही है, तो वो काफी मतलब आपको हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में। और बस ऑलरेडी 23-24 मिनट का वीडियो यहाँ पे हो गया, बन गया है, तो इससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। और आपको बोलना चाहूंगा, यदि आपके मन में कोई शंका है, सप्लाई डिमांड को लेके फीडबैक है, सजेशन है, आपको लग रहा है कुछ हमारे आंकड़े गलत हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे, अगर हमारे आंकड़े में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम हमें फिलहाल जो, क्योंकि हमने कुछ गवर्नमेंट के आंकड़े लिए हैं, और कुछ जो है हमारे सर्वे के आधार पे है, तो ऐसा कोई मेजर चेंजेस तो हमें नहीं लगता। लेकिन यदि आपको कुछ भी लग रहा हो तो करिए। और दूसरा, यदि आपको लग रहा है किसी और कमोडिटी पे भी इसी तरीके से विश्लेषण देना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और लाइक जरूर करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाने से बस हमें मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छा रिपोर्ट बना के आप तक पहुंचाए। और आपको डिस्क्लेमर में बता दें कि कई ग्रुपों में चर्चा होती है कि एग्री वर्ल्ड खुद ट्रेड करता है, इस तेजी मंदी के भाव अपने हिसाब से देता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि एग्री वर्ल्ड सिर्फ मार्केट के भाव और जो जानकारी है वही, उसके अलावा हमारा कोई दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। हमें सिर्फ आपको सही और एक्यूरेट जानकारी पहुंचाने में हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। और आपको बता दें कि एग्री वर्ल्ड जो इस जो व्हाट्सएप पे सर्विस दे रही है, एकमात्र कंपनी है जो ग्राउंड पे जाके सर्वे करती है।
और आप तक हमने वीडियो के माध्यम से भी सारी जानकारी पहुँचाई है जो हमने सर्वे किया है, ताकि आपको पता चले कि इस बार क्वालिटी किस तरीके से आ रही है, क्वांटिटी क्या आ सकता है। आपको एक मतलब भरोसा बैठे कि हाँ, एग्रीवर्ल्ड ग्राउंड पे जाके काम करता है। दूसरी कोई कंपनी इस फील्ड में व्हाट्सएप पे जो रिपोर्ट पहुँचा रहे नहीं करती, ज़्यादातर सब हमारा ही कॉपी पेस्ट करती है। आपने देखा भी रहेगा कई लोग हमें दूसरों के मैसेज भी भेजते हैं। आपको बता दें एग्री इंडिया, व्यापार, कृषि व्यापार तरीके की 8-10 कंपनियां हैं जो हमारी पूरी न्यूज़ लगभग लगभग कॉपी करती हैं और उसी के बेस पे चल रही हैं। तो हमारा मतलब सिर्फ ट्रेड में कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट इतना है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाए और ये सर्वे करने का मतलब ये काम सिर्फ हमारे लिए काम नहीं है, काम हमारे लिए पूजा समान है और इसीलिए हम ये सब सर्वे करते हैं ताकि आप तक सही रिपोर्ट पहुँचाएँ, नहीं तो क्या ज़रूरत है दूसरी कंपनियाँ नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करें? इतने साल का हमारा 5-7 लाख रुपया सर्वे का बच जावे। लेकिन हमारे पैसा बचाने में नहीं हमारा क्योंकि ये पैशन है और हमारा काम हमारी हमें पूजा जैसी लगती है इसलिए हम इस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि भई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मेहनत करो और आप तक सही रिपोर्ट पहुँचाओ और आपको बताएँगे कि अपने रिस्क के अनुसार ही आप काम करें। हम जो बोल रहे हैं तेज़ी-मंदी उस पे सिर्फ़ ना जाके आप भी अपना एनालिसिस करिए और उसके अनुसार मार्केट में पोज़ीशन लीजिए और एग्री बताना चाहूँगा कि यदि इस रिपोर्ट के बेस पे आपको डिसीज़न लेते हैं और प्रॉफ़िट लॉस होता है तो एग्री वर्ल्ड आपसे ना प्रॉफ़िट माँगने आता है ना लॉस होने पे कोई हिस्सेदारी या ज़िम्मेदारी एग्री वर्ल्ड की होगी। तो आप अपने विवेक से काम करिए और इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए और आशा करते हैं कि 2023 की तरह 2024 का सीज़न आपके लिए अच्छा रहेगा और यहीं पे मैं जो अपना कार्यक्रम है समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।